नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसकी पहले की क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखे थे। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि उसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। दोस्तों, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इससे आप भली भांति परिचित हैं। और जब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की तो ये दो तरह से बनते हैं। एक तो वो जब हिंदी में आपको नहीं शब्द देखने को मिलेगा, ये भी नकारात्मक वाक्य है। और दूसरा, जब कभी नहीं का प्रयोग आता है। तो दोस्तों, क्या करेंगे आप, नहीं के लिए आप नॉट का प्रयोग करेंगे और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, और इनके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग भी करेंगे। तो इनके लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों। तो ये जो है नहीं के लिए जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। दोस्तों, जब नहीं शब्द आता है वाक्य में, जैसे हमने जब पॉजिटिव सेंटेंस लिया था तो हमने एक वाक्य लिया था कि राम स्कूल जाता था। अगर हम इसको यूँ कहना चाहें कि राम स्कूल नहीं जाता था, तब उसको इसी स्ट्रक्चर पर आप जो है अनुवाद करेंगे। इसको यहीं पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल हम आगे देखते रहेंगे। जैसे कि हमने कहा कि राम स्कूल नहीं जाता था, राम स्कूल नहीं जाता था। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों, राम, पहले सब्जेक्ट लिखे फिर डिड नॉट गो टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब पॉजिटिव सेंटेंस करवाए थे, तब आपको बताया था कि वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। केवल अवश्य जब शब्द में वाक्य में शब्द आता है अवश्य, तब आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग होगा, तब आप हमेशा डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वही हमने किया है, राम डिड नॉट गो टू। देखिए, गो जो है शब्द, ये वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर नहीं शब्द नहीं होता, राम स्कूल जाता था, ये आप लिखे होते, तो वहां पर क्या आप अनुवाद किए होते, राम वेंट टू स्कूल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि राम स्कूल नहीं जाता था, यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसलिए आप लिखेंगे राम डिड नॉट गो टू स्कूल। अब दोस्तों देखते हैं कि कभी नहीं के केस में क्या करेंगे आप। जो कभी नहीं आता है, इसके लिए आप नेवर शब्द का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है, और जहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं होता है वहाँ फिर भी जो है पहले की तरह चीज़ें होने लगती हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए, कभी नहीं जब वाक्य में आता है हिंदी में, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों, यानी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब जब हम डिड का प्रयोग कर रहे हैं, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हो रही है, और जब डिड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक सा है। इससे जो है आप अगर ये बात ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी इस तरह स्ट्रक्चर बनाने में कन्फ्यूजन नहीं होगा।
जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, यानी वाक्य में अगर कभी नहीं आया तो नेवर का प्रयोग आपको करना ही करना है। और जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो डिड का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब डिड नहीं लगेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा था कि जो उसके पॉजिटिव सेंटेंस होते थे, जब सिंपल पॉजिटिव होते थे यानी उसमें अवश्य शब्द नहीं आता था, उसमें भी आपने किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब में आपने सेकंड फॉर्म का यूज किया था। यानी वहां पे जब डिड का प्रयोग नहीं हुआ था तब आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया था, और जब वहां पे अवश्य शब्द आया था तब आपने डिड का प्रयोग किया और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जहां जहां डिड का प्रयोग आएगा वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और डिड का प्रयोग नहीं होता है तब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के लिए केवल बता रहा हूं ये बात, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर ये कभी नहीं के लिए है, इसमें नेवर का प्रयोग हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और इसके लिए भी एक आप एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अब लीजिए, ऐसा कौन होगा जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन हर व्यक्ति कहता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई नेवर, कभी नहीं, ठीक है, आई नेवर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको प्रयोग करना है, टोल्ड अ लाई। बस ये है आपका ट्रांसलेशन दोस्तों। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे अनुवाद करेंगे ये आपने समझ लिया होगा, और इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही नोट कीजिए। नेगेटिव एक हेडिंग डालिए और उसमें दो तरह के, एक जब नहीं आता है वाक्य में और जब कभी नहीं आता है, उसके लिए नेवर, इसके लिए नॉट। फिर इसके लिए स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, उसके लिए ये हो जाएगा। इसी से आपका क्लियर हो जाएगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि कब आपको फर्स्ट फॉर्म कब सेकंड फॉर्म, इसको देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब इन दोनों पर आधारित कुछ उदाहरण हम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करिए। चलिए, अब कुछ उदाहरण लीजिए, जैसे लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया है, सॉरी किया, लड़कों ने अपना पाठ नहीं याद किया। बस इतना ही लिखिए। जब ये शब्द आता है, अगर किया है लिख देंगे तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। अब देखिए, याद नहीं किया, ये नहीं शब्द आ रहा है यानी निगेटिव है, कभी नहीं तो प्रयोग हुआ नहीं है, इसलिए आप पहला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। तो लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़कों ने पाठ याद नहीं किया, तो लड़कों सब्जेक्ट हो गया, तो बॉयज, बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। यहाँ पर देखिए आपने क्या प्रयोग किया, यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग किया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, यही आपको ध्यान देना था, ठीक है। और दूसरा उदाहरण आप लीजिए, जैसे कि किसान
ने खेत में फसल की सिंचाई नहीं की। थोड़ा सा लंबा हमने लिख दिया वाक्य, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये भी है। तो सबसे पहले आप तो सब्जेक्ट लिख ही लीजिए, फार्मर, फार्मर, एक किसान की बात हो रही है तो द फार्मर भी लिख सकते हैं। तो फार्मर डिड नॉट, देखिए ये केस कौन सा है, केवल नहीं वाला केस है। अगर कभी नहीं वाला केस रहेगा तब नेवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये नहीं वाला केस है इसलिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और जब डिड का प्रयोग करेंगे तब आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सिंचाई करने की अंग्रेजी क्या होती है, वर्ब क्या है, सिंचाई करना, इरिगेशन, इरिगेट। क्रॉप्स इन फील्ड, FIELD। फार्मर डिड नॉट इरिगेट क्रॉप्स इन फील्ड, या लिख सकते हैं खेतों की सिंचाई क्यों नहीं की, तो खेतों की सिंचाई होती है, फसल की सिंचाई नहीं की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इरिगेट फील्ड। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने किया। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए, कुछ उदाहरण और लीजिए, जैसे तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम ये ले सकते हैं कि मैंने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र पत्र नहीं लिखा। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य का भी आप अनुवाद सीखिए। देखिए नहीं शब्द यहाँ भी प्रयोग आ रहा है, लिखा उच्चारण में आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो इसके पहचान के तरीके थे उसको भी गौर करते चलिए। क्योंकि दोस्तों जब आप कोई टेंस सीख रहे होते हैं तो जो आपको वाक्य दिए जाते हैं उसी टेंस के दिए जाते हैं, और आप सामान्य नियमों को तो पालन करते हैं लेकिन उसकी पहचान पे ध्यान नहीं देते कि किस टेंस का आप अनुवाद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पहले से पता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के नियम लगाने हैं, इसलिए आप पहचानने की हैबिट अपने अंदर नहीं डेवलप करते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रांसलेट कीजिए इसको भी ध्यान दीजिए कि लिखा, इस यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तब ऐसा कर लेने से जब आपको एग्जाम में मिसलेनियस टाइप के ट्रांसलेशन आएंगे आप उसको आसानी से, पहले तो आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा मुश्किल होता है, जब आप उसको पहचान जाएंगे तब आप नियम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, केवल नहीं शब्द है, कभी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, पत्र लिखने का काम मैंने, यानी आई यहाँ का सब्जेक्ट है। प्रार्थना पत्र नहीं लिखा, लिखना जो है ये वर्ब है, यही आपकी मेन वर्ब है। अब देखिए सबसे पहले लिखिए आप क्या, आई डिड नॉट
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया सबसे पहले, फिर डिड नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जब आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ये ऑब्जेक्ट के पार्ट हो गए। एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, टू द प्रिंसिपल, किसको, प्रिंसिपल को। ठीक है, तो ये वाक्य आप नोट कीजिए। ऐसे ही कुछ और उदाहरण आपके मन में आ रहा हो, जैसे कोई कहे कि बच्चे ने शीशा नहीं तोड़ा, ठीक है, या पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। इन दोनों वाक्यों को मैं एक साथ लिख देता हूं कि बच्चे ने शीशा नहीं तोड़ा, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। चलिए अब इन्हें देखिए, शीशा तोड़ने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। देखिए तोड़ा आ रहा है, जब इसका उच्चारण आप थोड़ी देर तक करते हैं, आ की ध्वनि यहाँ पे आ रही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। देखिए नहीं शब्द आ रहा है, और वो भी पहले टाइप का है ये, यानी जब केवल नहीं आता तो आपको डिड नॉट का प्रयोग करना होता है। अब देखिए बच्चे है, बच्चे ने, बच्चों ने होता तो चिल्ड्रेन हो जाता, लेकिन यहाँ पे द चाइल्ड का प्रयोग करेंगे, किसी एक बच्चे की बात कर रहा है। द चाइल्ड डिड नॉट ब्रेक द मिरर। यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, डिड नॉट ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रेक मीन्स तोड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द मिरर ये ऑब्जेक्ट का पार्ट। इसी तरह से अगला आपका जो सेंटेंस है इसको देखिए, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। देखिए यहां पर भी आ की ध्वनि आ रही है, आ, पकड़ा, ठीक है। अब देखिए नहीं शब्द का प्रयोग आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया, और पुलिस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, द पुलिस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैच करना होता है, कैच द थीफ। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। तो दो तरह के इसमें हमें देखने होंगे, एक जो केवल नहीं शब्द का प्रयोग आ रहा है, और दूसरा जो कभी नहीं का प्रयोग आएगा। जैसे आप लिख सकते हैं, एक इसी टाइप का और लिखिए कि मैं कल विद्यालय नहीं गया। मैं कल विद्यालय नहीं गया। मैं कल विद्यालय नहीं गया। देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, गया, जाने की अंग्रेजी है गो। आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday।
इसमें कोई कंफ्यूजन? देखिए, आई का प्रयोग आपने किया, डिड नॉट गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब कुछ ऐसे वाक्य ले लेते हैं जिसमें कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो। जैसे कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग यहाँ करते हैं और नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि कह सकते हैं कि रियाज गाना कभी नहीं गाता था, या गाया, ये भी लिख सकते हैं। गाया में भी आ का उच्चारण आ रहा है। अगर यहाँ पर गाता था या गाया, दोनों में से कोई भी एक आएगा, आपको इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गाता था आदत को प्रकट कर रहा है, और गाया जो है अंत में आ का उच्चारण ये दे रहा है। किसका? आ का उच्चारण दे रहा है लास्ट में, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका देखिए अनुवाद आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये सब्जेक्ट है रियाज। क्यों है? क्योंकि यही गाने का काम करता था या नहीं करता था, जो भी था ये रियाज ही था। कभी नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे और नेवर के साथ डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे रियाज नेवर संग अ सॉन्ग। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है रियाज, ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आपने नेवर का प्रयोग किया, और नेवर जब आता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिड का प्रयोग हुआ नहीं है। और जहाँ जहाँ पास्ट में आप देखते हैं डिड का प्रयोग नहीं हुआ रहता, वहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, और इससे संबंधित कुछ और वाक्य देखिए क्या हो सकते हैं। लिख सकते हैं, सलीम पेड़ पर कभी नहीं चढ़ा। ये वाक्य दोस्तों, इसको देखिए, तो चढ़ना ये वर्ब है, सलीम सब्जेक्ट है, ऑन द ट्री कभी नहीं यानी नेवर। देखिए, सलीम कभी नहीं चढ़ा, नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है, CLIM। सलीम नेवर क्लाइंब ऑन द ट्री। ये वाक्य दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से लिख सकते हैं कि बच्चों ने कभी दरवाजा
बंद नहीं किया। बच्चों ने कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। देखिए यहाँ भी कभी नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। और इसको आप ट्रांसलेट कीजिए कि बच्चों ने, ठीक है, तो चिल्ड्रन कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग, नेवर दरवाजा बंद करना। ये देखिए बंद करना ये क्या है, वर्ब है, तो क्लोज्ड। चिल्ड्रन नेवर क्लोज्ड द डोर, दरवाजा। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कीजिए। कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे उदाहरण और लेते हैं। डॉक्टर ने, सॉरी यह लिख लीजिए, मरीज ने दवा नहीं खाई। अब लीजिए यहाँ पर ई का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहचानने के लिए भी। खाई ई का उच्चारण आ रहा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब उसमें भी ये क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ नहीं शब्द का प्रयोग आ रहा है, इसलिए द पेशेंट did not eat, sorry, take the medicine। इसको आप नोट कीजिए दोस्तों। द पेशेंट डिड नॉट टेक द मेडिसिन, यहाँ पर देखिए डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि केवल यहाँ पे नहीं का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कभी नहीं वाला केस नहीं है, ठीक है। और जो मेडिसिन खाने की बात आती है, तो मेडिसिन को हम टेक करते हैं या टी को टेक करते हैं। चाय को पीने को हम कभी ड्रिंकिंग नहीं कहते, चाय को हम टू टेक द टी, और मेडिसिन के लिए भी हम टू टेक द मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से जो नए नए वर्ब हैं और उसका परिस्थिति के आधार पर कहाँ प्रयोग करना है, उसको भी आप सीखते चलेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि मेडिसिन के लिए ईट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दवा खाई जाती है, हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में दवा ली जाती है। तो टू टेक द मेडिसिन, मेडिसिन के लिए टेक का प्रयोग करेंगे। टी के लिए, कॉफ़ी के लिए आप टेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ पास्ट इंडेफिनिट के जो निगेटिव सेंटेंस थे उसको समझने के लिए इतने उदाहरण पर्याप्त हैं। अन्य उदाहरण आप किताबों के माध्यम से अनुवाद करते रहिए, और कोई भी अगर समस्या हो तो उसको हमसे जो है कंसल्ट करिए। Thank you so much for watching this video, and one another information what I want to share with you, that is our YouTube channel Intense Light reached to 200 subscriber yesterday. Okay, so thank you to all of you for your kind support, your kind love for this channel. And Intense Light means someone want to ask why you named it Intense Light. फ्रेंड्स, इंटेंस मीन्स होता है बहुत ही तीव्रता के साथ कोई चीज़ आए, और लाइट मतलब आप जानते हैं प्रकाश। तो यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है ज्ञान के प्रकाश से। तो ज्ञान का प्रकाश आपके पास तीव्रता से पहुँचे, इसी प्रयास में हम लगे हैं। तो ये इंटेंस लाइट आपका चैनल लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ही धीरे धीरे जो है जैसे जैसे जानकारी लोगों को मिलेगी, लोग इसका लाभ अधिक से अधिक लेंगे। और कोरोना काल चल रहा है, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। ऐसे समय में आपको ऑनलाइन माध्यम ही है ऐसा है
जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप अन्य विषय भी पढ़ते रहा करिए और समय को बर्बाद मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।